हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक का एक्सरसाइज और इनर क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इसे समझने के साथ साथ आप इसे लिख भी सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में सही जोड़े बनाना है। पहला, दीवानी। उत्तर, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दूसरा, शेर मैसूर। उत्तर, टीपू सुल्तान। तीसरा, फौजदारी अदालत। उत्तर, दंड न्यायालय। चौथा, रानी चिन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। पांचवा, सिपाही। उत्तर, सिपाही। दूसरा, रिक्त स्थानों को भरे। पहला, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। उत्तर, प्लासी। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। उत्तर, मैसूर। तीसरा, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। उत्तर, विलय। चौथा, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थीं। उत्तर, दक्षिणी पश्चिमी। तीसरा प्रश्न, सही या गलत बताएं। पहला, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। गलत। दूसरा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। गलत। तीसरा, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही। चौथा, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। गलत। चौथा प्रश्न, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। उत्तर, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित कई कारणों से हुई। पहला, भारत के साथ व्यापार यूरोप में व्यापार करने वालों के लिए अत्यधिक लाभदायक था। दूसरा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां सस्ते में सामान खरीदती थीं और उन्हें यूरोप में उच्च कीमतों पर बेचती थी। तीसरा, भारत में उत्पादित उत्तम किस्म के कपास और रेशम का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। चौथा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी जैसे भारतीय मसालों की यूरोप में बड़ी मांग थी। पांचवा प्रश्न, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। उत्तर, हुगली नदी के तट पर 1651 में पहली भारतीय ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारियों को यात्रा करने और बसने की अनुमति देना शुरू कर दिया। बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के कारण थे। पहला, नवाबों ने कई अवसरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतों से इनकार किया। दूसरा, नवाबों ने कंपनी से बड़ी पुरस्कार की मांग की। तीसरा, कंपनी ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। चौथा, कंपनी के अधिकारियों ने नवाबों को अपमानजनक पत्र लिखे। छठा प्रश्न, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। उत्तर, दीवानी अधिकार वे अधिकार हैं जो अंग्रेजों ने अपने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए हासिल किए और नागरिक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार रखने लगे। इस अधिकार के कई मायनों में ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ। पहला, इसने कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी। दूसरा, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार शुरू हो गया। तीसरा, बंगाल के राजस्व का उपयोग भारतीय वस्तुओं को देश के बाहर निर्यात करने के लिए किया जाता था। सातवां प्रश्न, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। उत्तर, सहायक संधि प्रणाली में भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था और उसे कंपनी से सुरक्षा मिलती थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी उन क्षेत्रों के संरक्षक बन गए जो इस संधि के अंतर्गत आते थे और वे क्षेत्र सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। आठवां प्रश्न, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। पहले हम लोग कंपनी शासन प्रबंध को देखेंगे। पहला, कंपनी ने क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी में विभाजित किया। दूसरा, गवर्नर ने प्रशासनिक इकाइयों पर शासन किया। तीसरा, गवर्नर जनरल राज्य के प्रमुख थे।
अब भारतीय शासन प्रबंध को देखेंगे। पहला, भारतीय शासकों क्षेत्र को जिला, परगना, तहसील और परिषद में विभाजित किया। दूसरा, जमींदार या किसान अपनी इकाइयों के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा, राजा और नवाब राज्य में प्रमुख थे। 9वां प्रश्न, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। उत्तर, कंपनी की सेना को सिपाही सेना के रूप में जाना जाता था। सेना के मुख्य प्रतिभागी भारतीय किसान थे, जिन्हें पेशेवर सैनिक बनाने के लिए कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। सेना में प्रमुख परिवर्तन घुड़सवार सेना पर पैदल सेना का वर्चस्व था और वे मस्कट और मैचलॉक का उपयोग करते थे। कंपनी ने एक समरूप सैन्य संस्कृति भी शुरू की। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। आइए अब हम लोग आंतरिक प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, फरमान क्या था? फरमान एक शाही आदेश था। दूसरा, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? उत्तर, टीपू सुल्तान। तीसरा प्रश्न, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन थे? उत्तर, औरंगजेब। चौथा प्रश्न, प्लासी और बक्सर का युद्ध कब हुआ? उत्तर, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। पांचवा प्रश्न, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? उत्तर, मीर जाफर। छठा प्रश्न, उन राज्यों के नाम बताइए जिन्हें विलय नीति के आधार पर हड़पा गया था। उत्तर, विलय नीति के आधार पर जिन राज्यों को हड़पा गया वे हैं सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। सातवां प्रश्न, टीपू सुल्तान की हत्या कैसे हुई? मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आठवां प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे ने एक नीति तैयार की जिसे विलय नीति के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगी। आशा करता हूं आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। धन्यवाद।